हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और हमने आपको ये बताया था कि ये नस्ट इक्वेशन एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल और कंप्लीट सेल तीनों पे एप्लीकेबल होता है। आज हमको डिटेल में पढ़ना है एनोडिक हाफ सेल क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोटेंशियल कैसा होता है, नाम क्या देते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके ऊपर हम लोग नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कैथोडिक हाफ सेल के लिए और कंप्लीट सेल के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाफ सेल their reaction representation and nust equation। हाफ सेल their reaction representation and नस्ट इक्वेशन। हम सबको पता है बेटा कि जो हाफ सेल हैं ये दो तरह के हैं, एक है एनोडिक हाफ सेल और दूसरा है कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। तो अगर हम शुरुआत करें पहला एनोडिक हाफ सेल, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल। तो जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो वहाँ मैंने आपको सब कुछ बताया था कि एनोडिक हाफ सेल कैसे बनता है, क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एनोडिक हाफ सेल किसको कहते हैं। तो वो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, वो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है कहलाता है एनोड हाफ सेल। तो एनोडिक हाफ सेल का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन हाफ सेल इन विच oxidation reaction take place is known as एनोड हाफ सेल। और जो ये एनोड हाफ सेल होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लेफ्ट साइड में हमेशा प्रेजेंट होता है। तो एनोडिक हाफ सेल इज present on left side of cell। ये हमेशा सेल के लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ये फिक्स है बेटा। दूसरा, इस एनोडिक हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये निगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है हाफ सेल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं एनोडिक हाफ सेल। इसके अलावा
जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आप वहाँ से जानते ही हैं कि मेटल सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आएगा, रॉड निगेटिवली चार्ज होती है, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। यहाँ पे बस आपको एनोडिक हाफ शेल के लिए ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि ये वो हाफ शेल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है कि रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन ऑफ एनोडिक हाफ शेल। तो अभी आपने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो अब आज से ध्यान रखना कि एनोडिक हाफ शेल पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी। तो लिख देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज, हमेशा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही होगी। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगी, मेटल सॉलिड अपने एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की। जैसे हम लोग जिंक लेके चले थे, तो एग्जाम्पल के लिए जिंक की रॉड से सॉलिड एटम जिंक +2 एक्वस फॉर्म में जाएंगे बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना आयन बनाया वही होता है एन, यहाँ पे है 2। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई रिएक्शन। अब जैसे ही ये रिएक्शन होगी, चार्ज का सेपरेशन होगा, रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। चार्ज का सेपरेशन हुआ और जैसे ही चार्ज का सेपरेशन होगा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे, जैसे आपने लिखा कि चार्ज का सेपरेशन हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, और ये पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल डेवलप। ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन की है। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे EOP। EOP, या अगर इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हो तो रिप्रेजेंट करते हैं E0OP। ठीक है। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है, हाफ शेल रिएक्शन लिख के। OP ना लिख के आप इसको लिख सकते हैं कि जो हाफ शेल की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, उसको लिख दो। तो लिख सकते हो इन जनरल M/Mn+, या स्पेसिफिक होके जिंक के लिए लिखना है तो ये लिखेंगे EZn सॉलिड /Zn+2। तो चाहे आप EOP लिखो, इन जनरल इसको इलेक्ट्रोड पहले लिखेंगे और आयन बाद में लिखेंगे, दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन रहती है। या स्पेसिफिक होके जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है वो पहले लिखा होगा
उसका आयन बाद में लिखा होगा, दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन होगी, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। यही रिप्रेजेंटेशन अगर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए लिखते हो तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे E0 हो जाएगा। इन जनरल लिखोगे तो M सॉलिड और ये हो जाएगा Mn+2 या +n, और जिंक के लिए लिखो तो E0 Zn सॉलिड Zn+2 aqueous। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका सेल का रिएक्शन और उसका नोटेशन। रिएक्शन क्या होगी, हमेशा याद रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी, तो ऑलवेज रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की। मतलब कि मेटल सॉलिड से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अपना कैटायन बनाएगा और ये कैटायन एक्वस फॉर्म में रहेगा। मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना कैटायन बना रहा है वही कहलाएगा N, जो आप नस्ट इक्वेशन में N की वैल्यू रखते थे। एग्जाम्पल लेके चले तो अब तक हम लोग जिंक की एनोड बना रहे थे, तो जिंक सॉलिड जिंक एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 2। इस रिएक्शन के वजह से जो हाफ सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज का सेपरेशन होगा। उस सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो EOP भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में किया है तो EOP0 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि E लिख के जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है उस रिएक्शन को ही लिख दिया जाए, जैसे M/M+N, मतलब आप ये समझ के चलेंगे कि रिएक्शन ये वाली हो रही है। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमको क्या देखनी है, आपने एनोडिक हाफ सेल किसको कहते हैं ये देख लिया, सेल पे रिएक्शन क्या होती है ये देख लिया। इसके बाद पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है उसका क्या नाम होता है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपने ये देख लिया। अब इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, एनोडिक हाफ सेल पे रिएक्शन जो हो रही है वो हम लिख लें। जैसे हम एग्जांपल ही लेके चले तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn++ एक्वस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हमको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो जो जनरल फार्मूला है आप नस्ट इक्वेशन उसको पहले लिखें। तो जनरल फार्मूला क्या था बेटा, E बराबर E0 -0.059/n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये तो जनरल फार्मूला था। इस जनरल फार्मूले में E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट गिवन कंडीशन। E0 क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ, गेन हुआ या ट्रांसफर हुआ। लॉस इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, गेन इन केस ऑफ रिडक्शन और ट्रांसफर इन केस ऑफ कंप्लीट सेल। और ये जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है उसमें प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। ध्यान करो बेटा, ये वैल्यू जो हमने कहा था, हम आपको यही बता दें, अक्सर गलतियां होती हैं।
ये log QC था और log QC कैलकुलेट करना हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाया था। इसे समझ लो, अगर कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गेट्स CC प्लस DD, तो इसके लिए log QC की वैल्यू क्या होती थी? प्रोडक्ट का एक्टिव मास मतलब एक्टिव मास ऑफ C और इसका पावर आता था कोफिशिएंट C। फिर एक्टिव मास ऑफ D का पावर D, एक्टिव मास ऑफ A का पावर A और एक्टिव मास ऑफ B का पावर B। ये आप सीखे हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर इस रिएक्शन में जिंक आयन के कोफिशिएंट आते हैं तो एक्टिव मास के पावर में वो कोफिशिएंट जाएंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो हमने रिएक्शन लिखा 2Ag प्लस, तो इसके लिए जो QC की वैल्यू आप निकालोगे वो क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो सिल्वर आयन है और कोफिशिएंट है तो इसका पावर 2 हो जाएगा। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट Ag सॉलिड का पावर 2 होगा। वो अलग बात है कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है तो ये नीचे वाली चीज 1 हो जाएगी। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ये लॉग के बाद वाली जो चीज है ये QC या KC है। KC तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, QC है। और QC निकालते समय हमेशा जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक्टिव मास के पावर में जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है। इग्नोर मत कर देना उसको, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर सारी मेहनत बेकार। ठीक है बेटा? अब इस इक्वेशन को इस रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा E, और ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हैं तो रिएक्शन भी लिखेंगे Zn सॉलिड स्लैश Zn प्लस प्लस बराबर E0 Zn सॉलिड। आपको बताना पड़ेगा ना कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लिख रहे हैं इस सेल के लिए, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो तरीका लिखेंगे। ये इसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और आपको पहले ही बता दिया है कि मेटल आयन और कंडीशन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होगी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यहाँ पे लिखा जाएगा Zn प्लस 2, इस पूरे की वैल्यू फिक्स होगी और ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है ना? कि इस सेल के लिए यहीं पे लिखा होगा कि E0 Zn प्लस 2 बराबर कुछ वैल्यू होगी, वो x करके हमने लिख लिया, वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। माइनस क्या हो जाएगा? 0.059 और n इस रिएक्शन के लिए 2 होगा तो 2 हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट क्या है Zn प्लस प्लस का एक्टिव मास और नीचे रिएक्टेंट Zn सॉलिड का एक्टिव मास। आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा हम लोग 1 लेके चलते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा E Zn सॉलिड, रिप्रेजेंट करने आना चाहिए बेटा अच्छे से, Zn प्लस प्लस एक्वस बराबर
ई नॉट Zn सॉलिड Zn प्लस 2 माइनस 0.059 अपॉन 2 और इधर से बच जाएगा log Zn प्लस। ठीक है बेटा। अगर ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस के लिए लिखा, इसी चीज को हम जनरलाइज करें, जैसे जनरल हम मान लें कि जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है वो मेटल अपना कैटायन बना रहा है बाय द लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो होगा E m सॉलिड m प्लस n बराबर E नॉट m सॉलिड m प्लस n माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है तो क्या है m प्लस n एक्टिव मास। ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी, आसान है। पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस लॉग एक्टिव मास ऑफ कैटायन या आयन। तो ये हो गया इसके लिए नस्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब इस नस्ट इक्वेशन में जैसे आपसे कहेगा कि कोई आयन है, जैसे जिंक ही ले लो, कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn+2 में और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.75 वोल्ट है। तो अगर इस आयन का कंसंट्रेशन 0.5 m हो तो इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। मतलब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, आयन का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो लैंग्वेज पढ़ने से हमको समझ में आएगा। रिएक्शन देख के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। आयन का कंसंट्रेशन आपको पता है तो ई सेल निकाल सकते हो गिवन कंडीशन में। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपसे ई सेल ही पूछे, ई सेल दे के ई नॉट सेल पूछ सकता है, इन दोनों को दे के आयन का कंसंट्रेशन पूछ सकता है। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में 1 2 3 और ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 में से किसी 3 की वैल्यू दे के और आपको चौथे की वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ लॉग का यूज आएगा, तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि लॉग की जो प्रॉपर्टी मैंने आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, स्पेशली आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो पढ़ाई थी वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 100 की वैल्यू क्या होती है, 1000 की वैल्यू क्या होती है, log निकालते कैसे हैं, log 2 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू क्या है, log 7 की वैल्यू क्या है, log की प्रॉपर्टीज क्या है। ये आप एक बार रिवाइज कर लेना और ये हो जाएगा अब हमारे पास एक इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन एनोडिक हाफ सेल के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हैं 1 2 3 और 4, इन 4 में से किसी 3 की वैल्यू आपको दी गई होगी और चौथे की वैल्यू आपसे कैलकुलेट
करवाएंगे। ठीक है, लॉग के लिए बहुत परेशान ना होना। क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यू ऑलरेडी दी होगी। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे अगर आपसे लॉग 13 की वैल्यू कहीं निकालनी है तो क्वेश्चन में दिया होगा कि लॉग 13 कितना होता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉग 10 की वैल्यू दिया हो, लॉग 100 की वैल्यू दिया हो। ये तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं पे बेस्ड है। तो ये चीज़ आप अपने होमवर्क में कर लेंगे कि लॉग निकालना, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आप सीख लेंगे आज। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। अभी जो रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था वो पोटेंशियल का पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल। जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सेल रिएक्शन दी गई होगी, Zn सॉलिड, Zn +++2 इलेक्ट्रॉन, या इन जनरल कोई मेटल होगा सॉलिड फॉर्म में और उस मेटल का एक आयन बनेगा। आयन के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो आपने यहाँ से देखा ये रिएक्शन आपको देखते ही समझ में आ रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। और जैसे ही आपने देखा कि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो ये किस हाफ सेल में होगा? ये रिएक्शन होगी एनोडिक हाफ सेल में। तो आपसे कहेंगे कि गिवन रिएक्शन के लिए जो सेल बनेगा वो उसका रिप्रेजेंटेशन बताओ। आपको एक रिएक्शन दी गई होगी, रिएक्शन देख के आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है कि रिएक्शन रिडक्शन की है। उससे ये डिसाइड आप कर लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ये एनोडिक हाफ सेल होगा, और इस सेल का अब हमको रिप्रेजेंटेशन सीखना है कि एनोडिक हाफ सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पेपर पे। तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग पहले इलेक्ट्रोड लिखते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है। इस वर्टिकल लाइन के दूसरी तरफ हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है वो लिखते हैं। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। पहले इलेक्ट्रोड लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, और इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन होगी, और ये सिंगल वर्टिकल लाइन बताती है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। जहां ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस फेस को ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल वर्टिकल लाइन। सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोलाइट represents electrode electrolyte इंटरफेस या कांटेक्ट। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये तो जनरल हुआ कि पहले हम लोग इलेक्ट्रोड लिखेंगे फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करो
तो इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल का होगा, तो एक तरफ मेटल सॉलिड लिख सकते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन, और इसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट, मेटल का कोई सॉल्ट होगा जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो इधर हम लोग लिख देंगे मेटल एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, जैसे ये तरीका बहुत जनरल है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए तो ये तरीका आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम सिर्फ मेटल लिख देंगे सॉलिड फॉर्म में, और दूसरी तरफ उस मेटल का पूरा सॉल्यूशन न लिख के सिर्फ उसका आयन लिख देंगे M+N। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है किसका, अब ये एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस लिख देंगे, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो नीचे C1 लिख देंगे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत जनरल बात है कि जब भी आप एनोडिक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड जिसका बना है वो, और बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन होगा, और उसके राइट साइड में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड मेटल का होगा तो मेटल का सिंबल, नीचे सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, और दूसरी तरफ उसका एक्वस सॉल्यूशन। उसके नीचे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या लिखा होगा क्या, उसका कंसंट्रेशन। ध्यान रखना ये कंसंट्रेशन हमेशा मोलरिटी होती है। अब मैंने कह दिया हमेशा होती है, तो क्वेश्चन में वेरिएशन तो इसी तरीके से आते हैं ना, हो सकता है ये कंसंट्रेशन मोलरिटी में ना देके किसी और टर्म में दिया हो, तो फिर आपको ये मोलरिटी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था कि नस्ट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन यूज होगा एक्टिव मास है, और एक्टिव मास हमेशा मोलरिटी ही होती है। तो जो आयन का कंसंट्रेशन मोलरिटी में दिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिया है तो उसको मोलरिटी में चेंज करना पड़ेगा, वो हमारा काम है। एज इट इज अगर आपने इसको उठा के रख दिया मोलरिटी में नहीं है, फिर भी आपने इक्वेशन में इसको पुट कर दिया तो आंसर गलत आएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब ये तो रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो हम इस सेल के लिए करना चाहें रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होगा ZnSO4, Zn सॉलिड और ZnSO4 एक्वस, और यहाँ पे लिख देंगे इसका कंसंट्रेशन जो भी होगा, या इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ लिखा Zn सॉलिड और यहाँ पे लिख दिया Zn++, उसका आयन जो बन रहा है एक्वस, और यहाँ पे लिख दिया उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में आप जो भी मेटल है सॉलिड फॉर्म में सिंगल वर्टिकल लाइन, और इस मेटल का आयन एक्वस, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन। तो ये तरीका है एनोडिक हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, सेल रिएक्शन से आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखो इस सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आपने ऐसे किया, क्या किया, बहुत कुछ तो नहीं किया ना बेटा, सिर्फ क्या किया कि यहाँ पे जो एरो है उस एरो की जगह पे आपने एक सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया।
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन थे उसको गायब कर दिया, उसकी जगह पे आप इसका कंसंट्रेशन लिख दिए। कभी कभी आपसे रिवर्स पूछा जाएगा, सेल नोटेशन दिया होगा, मतलब आप ये सेल नोटेशन है तो सेल नोटेशन दिया होगा और सेल रिएक्शन पूछेगा, तो भी आसान है। इससे यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, Zn सॉलिड, एरो लगा दिया, Zn प्लस प्लस एक्वस, और आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना है, कितना है बेटा, 2 का, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे सेल रिएक्शन दी गई होगी तो नोटेशन पूछा जा सकता है, नोटेशन दिया गया होगा तो रिएक्शन पूछी जा सकती है। बेसिक बात, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेटल सॉलिड पहले होगा, आयन बाद में होगा, रिप्रेजेंटेशन और बीच में एरो होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी चीज को ऐसे लिखा होगा, आपसे इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे बेटा। Zn सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ना लिख के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन के साथ है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा Zn प्लस प्लस। तो ये और ये सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लॉस है तो लॉस आपने प्रोडक्ट साइड में दिखाया तो पॉजिटिव साइन के साथ, रिएक्टेंट साइड में दिखाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा इस पे नोट, इस पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लें हम, नोट के रूप में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिखी है, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn प्लस 2 एक्वस, ये आपको दे रखा है x, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रखा है, मतलब कि ये आयन का कंसंट्रेशन Zn प्लस प्लस का एक्टिव मास आपके पास 1 है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस कंडीशन में इस मेटल और मेटल आयन के पेयर के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। अब ये डिपेंड करेगी एक तो टेम्परेचर पे और एक आयन के कंसंट्रेशन पे। तो जनरली जो भी रिएक्शन कराई जाती हैं उसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेके चला जाता है, तो इसको भी कांस्टेंट कर दिया। तो अब एक चीज़ बची, वो है आयन का कंसंट्रेशन। 1 m से आयन का कंसंट्रेशन घटाओगे या बढ़ाओगे तो जो E0 की वैल्यू है वो घट के या बढ़ के अब बननी शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे E0 से किस तरह से रिलेट होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग नोट के रूप में देखते हैं। हमारा जनरल फार्मूला है E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एक्टिव मास ऑफ आयन। यही तो था बेटा, जनरल फार्मूला यही था। अब E0 की वैल्यू तो फिक्स होगी, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कितना मान रखा है x, और
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x में से आप ये चीज घटाओगे 0.059 अपॉन n log m प्लस n। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से इतनी चीज माइनस करके आएगा। तो ये इस चीज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी x में से उतनी बड़ी क्वांटिटी आप माइनस करोगे, और जितनी बड़ी क्वांटिटी माइनस करोगे e की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है। अब अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, आयन का कंसंट्रेशन आप बढ़ाने लगे तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब x में से जो माइनस की जाने वाली क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप नोट के रूप में ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज कराया जाता है कि अगर आप ऑन इंक्रीजिंग आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अच्छा, एक चीज और सीख लो यहीं पे। देखो बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू है x। इसी रिएक्शन को हम पलट दें, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड। तो अब ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन की, और अब जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट Zn प्लस प्लस, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, Zn सॉलिड। और अब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू x होगी विथ नेगेटिव साइन। तो किसी एक ही मेटल और आयन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस साइन में फर्क होता है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम ही होते हैं किसी मेटल और आयन के लिए, बस फर्क क्या होता है कि साइन अपोजिट हो जाता है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? अपोजिट है तो इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस पे आपसे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपसे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सेल दे देंगे, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देंगे, और पूछेंगे कि अब आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? तो सीधा सीधा आपको यहाँ से दिख रहा है कि आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एनोडिक हाफ सेल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट एनोडिक हाफ सेल। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं कैथोडिक हाफ सेल। क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन क्या होती है, सेल का नोटेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट इज कैथोडिक हाफ सेल। और अब मुझे नहीं लगता, कुछ एक लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ भी करूं बात वही है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कोशिश कर रहा है, जो सीख रहा है,
तो मुझे नहीं लगता कि अब ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, आप खुद से कर सकते हो, खुद से कोशिश करो। मैं बताता हूँ, पहले तो डिफिनीशन ही बताओ कि कैथोडिक हाफ शेल क्या होगा। क्या होगा बेटा? वहाँ पे वो हाफ शेल जिसमें ऑक्सीडेशन होता था तो उसको बोलते थे एनोडिक हाफ शेल। तो उसका रिवर्स मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? हाफ शेल इन विच रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। हाफ शेल इन विच रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस is known as कैथोडिक हाफ शेल। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट उसमें भी पढ़े थे, 3 यहाँ भी पढ़ लेते हैं। वो हमेशा लेफ्ट साइड में था तो ये राइट साइड में होगा। तो एनोडिक हाफ शेल इज present on right hand side of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के राइट साइड में रहेगा। ठीक है, एनोडिक हाफ शेल जो था उसका इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल था, तो कैथोडिक हाफ शेल का जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि इट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है कैथोडिक हाफ शेल के लिए कि कैथोडिक हाफ शेल वो हाफ शेल होता है जिसपे रिडक्शन की रिएक्शन होती है, जिसपे रिडक्शन रिएक्शन होती है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है और पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है बेटा। अब सेकेंड सेल रिएक्शन। एनोडिक हाफ शेल पे हमेशा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती थी, तो यहाँ पे हमेशा रिडक्शन की रिएक्शन होगी। तो ऑलवेज टेक प्लेस रिडक्शन रिएक्शन। हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। और रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए पहले आपको आयन जो एक्वस फॉर्म में था वो लेना पड़ेगा, और ये आयन जितना इसके ऊपर चार्ज है Ne, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेके अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है वही हो जाएगा यहाँ का n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक, जैसे स्पेसिफिक होके बात करें तो हम लोगों ने कॉपर का लिया था। तो कॉपर एक्वस फॉर्म में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये हो गया सेल का रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ही ये होगा तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हुआ, पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि रिएक्शन रिडक्शन की है तो ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल
विल डेवलप। वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता था, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को EOP लिखते थे, रिडक्शन पोटेंशियल है तो RP लिखेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में EOP नॉट लिखते थे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में E नॉट RP लिखेंगे। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि जो सेल की रिएक्शन थी इसके साथ लिख देते थे, तो यहाँ पे रिवाइज कर देंगे। E सेल की रिएक्शन क्या है, Cu प्लस एक्वस और Cu सॉलिड। स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो बस E नॉट लिख देंगे, पहले आयन लिखेंगे एक्वस फॉर्म में, वर्टिकल लाइन लगाएंगे और जो भी उसका मेटल बनेगा उसका सॉलिड, यानी कि कॉपर का सॉलिड बना देंगे, कॉपर सॉलिड बना देंगे। इन जनरल लिखना हो, ये तो हमने स्पेसिफिक होके लिखा, इन जनरल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ई मेटल प्लस एन एक्वस, एक वर्टिकल लाइन और मेटल सॉलिड। स्टैंडर्ड के लिए सब कुछ यही रहेगा, बस स्टैंडर्ड का जो तरीका है यहाँ पे नॉट लिख देंगे, M प्लस एन एक्वस और यहाँ पे M सॉलिड। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा। कैथोडिक हाफ सेल 3 पॉइंट, सेल रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन होगी, जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपली ERP रिडक्शन पोटेंशियल, या पहले आयन बाद में मेटल। ठीक है, स्टैंडर्ड में नॉट लगा देंगे। अब इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन। क्या होती है नस्ट इक्वेशन, तो पहले तो हम एक रिएक्शन लिख लें। जैसे मान लो हमारे पास है कॉपर प्लस एक्वस और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपको E नॉट की वैल्यू दी होगी और ये लिखा होगा Cu प्लस और यहाँ पे लिखा होगा Cu सॉलिड। तो ये चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको दी होगी। अब इस रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग कंसंट्रेशन पे, इसका कंसंट्रेशन कुछ दिया होगा, उस कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो नस्ट इक्वेशन होता है E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अप्लाई करो तो लिखोगे E, अब यहाँ पे लिखोगे Cu प्लस एक्वस Cu सॉलिड बराबर E नॉट Cu प्लस एक्वस Cu सॉलिड माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट क्या आएगा, कॉपर सॉलिड और नीचे क्या आ जाएगा, कॉपर एक्वस। फिर वही बात कि प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो ये ऊपर 1 हो जाएगा और ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में आएगा, तो ऊपर जाके माइनस होगा और वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, E कॉपर प्लस कॉपर सॉलिड बराबर E नॉट कॉपर प्लस कॉपर सॉलिड और
माइनस के जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस 0.059/n log CO प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्पेसिफिक। अब इसी को जनरलाइज करना है, कॉपर की जगह पे आप कोई मेटल ले लो, तो क्या बन जाएगा, ई मेटल का आयन मेटल सॉलिड बराबर, इसका हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखेंगे, तो ई नॉट मेटल का आयन मेटल सॉलिड, और अब हो जाएगा प्लस 0.059/n log एक्टिव मास ऑफ आयन। ठीक है, तो ये एक जनरल नस्ट इक्वेशन हो गई रिडक्शन हाफ सेल के लिए। ठीक है, अब जो हमने नोट वाली बात की थी वो भी यहीं कर लेते हैं, इक्वेशन लिखा हुआ है सामने। इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसी गिवन मेटल और उसके आयन के लिए फिक्स होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। मेटल और उसका आयन आपने फिक्स कर दिया तो ई नॉट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और वो सिर्फ अब डिपेंड करेगी आयन के कंसंट्रेशन पे। उसी आयन के कंसंट्रेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है। अब देखो, किसी गिवन कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें इतनी क्वांटिटी ऐड करके आएगी, और इस क्वांटिटी में ये ऊपर वाला भी कांस्टेंट है, गिवन मेटल और आयन के लिए n की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ आयन के कंसंट्रेशन पे। और कैसे डिपेंड करेगा, जो गिवन कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल में ऐड होके आएगा। अब आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वैल्यू एक फिक्स वैल्यू में ऐड करके जो फाइनल वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वैल्यू कई बार हो गया, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों के एडिशन से। ये तो फिक्स है और ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ज़्यादा तो ये वैल्यू ज़्यादा, ज़्यादा में फिक्स वैल्यू जोड़ोगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये फाइनल ये भी इंक्रीज करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा और रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये बात हम लोग किए थे कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर ही होता है, बस विथ अपोजिट साइन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैथोडिक हाफ सेल में अगर आप आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो बढ़ बढ़ के आएगा। कितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना कम होगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद लास्ट जो हमारे पास करने को बचा है वो बचा है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन भी आसान है, बस उसका अपोजिट कर देना है।
एनोडिक हाफ शेल में पहले आप इलेक्ट्रोड लिखते थे, बाद में इलेक्ट्रोलाइट लिखते थे। कैथोडिक शेल में उल्टा कर देंगे, पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड। या पहले एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कैटायन, और दूसरी तरफ लिखेंगे मेटल। ठीक है, ये तरीका है। जैसे यही वाला हमको कॉपर वाला लिखना है, Cu++, रिएक्शन हो रही थी Cu सॉलिड, तो पहले इसमें हम लोग लिखते हैं CuSO4 एक्वस, फिर लिखेंगे Cu, या इसी को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं Cu++ एक्वस, Cu सॉलिड। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपने दोनों हाफ सेल पढ़ेंगे। अब यही सारी चीजें हमको पढ़नी है कंप्लीट सेल के लिए। कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमको कंप्लीट सेल के लिए पढ़ना है, और कंप्लीट सेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।